तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्नेल्स का लॉ क्या होता है। तो स्नेल्स का लॉ पढ़ने के लिए पहले हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो लाइट की बेंडिंग होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे। जैसे यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट यहाँ पे रेयरर से डेंसर मीडियम में गई तो लाइट बेंड हो गई, यानी कि इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। तो जब रेयरर से डेंसर जाती है तब हमने देखा कि लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो है ये हम सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, सरफेस से पे परपेंडिकुलर, तो उसी की तरफ लाइट की रे बेंड हो जाती। वैसे इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन ये गई इधर। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको हम मीजर करते हैं नॉर्मल से, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको भी हम मीजर करते हैं नॉर्मल से। अब जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे बेंड होगी कब, किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, वैसे लाइट रे को ऐसे जाना था लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ी सी बेंड हो गई, तो डेंसर से रेयरर में बेंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो हो गई रिफ्रैक्शन की बात, क्योंकि स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन पे है तो इसको तो पढ़ना जरूरी था ही। अब फिर से हमने एक रेयरर मीडियम लिया है, एक रेयरर है और एक है डेंसर मीडियम, और फिर से हम इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट रे बेंड हो जाएगी। तो अब ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमने देखा कि जब हम इस लाइट रे को, ये जो इंसिडेंट हो रही है ये वाली लाइट रे, ये, तो जब हम इसका एंगल बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ रहा है, और जब हम इसका एंगल घटा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन का एंगल घट रहा है। यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो इसको ही इसी के ऊपर स्नेल्स ने अपना लॉ दिया, कहा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल कांस्टेंट। कब, जब मीडियम हो सेम, जब मीडियम सेम हो तब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल कांस्टेंट। अब ये मान लेते हैं हमने ये एंगल I1 हो गया और ये एंगल R1 हो गया, चेंज होके कुछ भी I1 और R1 या तो घटा होगा या तो बड़ा होगा। तो ये साइन I अपॉन साइन R जो पहले था, पहले कुछ और था एंगल दोनों का, अब कुछ और है, तो दोनों आपस में, दोनों का जो रेशियो है वो बराबरी आ जाएगा, ये है इसका मतलब, और कांस्टेंट के बराबर होंगे दोनों। और ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं या फिर कुछ लोग इसको एन से भी डिनोट करते हैं। तो अब अगर हम इसको लिखें, मान लें अगर हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसके मीडियम को कह दें, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 कह दें और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 कह दें, तो हम लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R, एक जनरल केस ले रहे हैं, इक्वल, अब ये कांस्टेंट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वाला था तो म्यू की जगह हम लिख सकते हैं, वैसे ये जो म्यू था इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम इसको आगे μ1 sin i इक्वल μ2 sin r लिख सकते हैं। ये भी एक स्नेल्स लॉ का ही फॉर्म है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसका मतलब ये है कि कोई सा भी एंगल हो जाए, लेकिन कुछ भी एंगल हो, चेंज होता रहे, लेकिन रेशियो सब सेम आएगा दोनों के साइन का, और वो एक कांस्टेंट बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये आया 4/2 और ये जैसे मान लेते हैं आया 8/4, तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे और इधर तो ये 2 के बराबर रहेगा ही। तो यही था स्नेल्स लॉ। आज के लिए इतना ही।